Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 दिसंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पेनगंगा रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, भारत के अंदर जो लेटराइट सॉइल पाई जाती है, इसको लेकर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। अगर आपको इस लेटराइट सॉइल के बारे में नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इससे अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया तरीके से इंप्रूव होगी। फिलहाल तो अभी पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो सॉइल है जनरली रेड कलर की होती है। दूसरा, इनके अंदर नाइट्रोजन और पोटाश बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, ये अच्छे से राजस्थान और यूपी के अंदर में पाई जाती है। चौथा, इस सॉइल में जो टेपियोका है जिससे साबूदाना वगैरह बनाया जाता है, या कैश्यू नट्स हैं जो काजू हैं, ये बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4 वाला स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4 वाला सही है, या ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3 वाला सही है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों पहले कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बन सकता है। और यहाँ से यानी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे सोर्सेज देख सकते हो, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। 6 एक्सोप्लैनेट फाउंड ऑर्बिटिंग अ नियर बाय ब्राइट स्टार। जैसा हमारा पूरा सोलर सिस्टम है दोस्तों, बीच में सूर्य है और सूर्य के किनारे किनारे कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ उसी प्रकार का पूरा सिस्टम हमको हमारी पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूरी पर देखने को मिला है। और वो जो सिस्टम है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि बीच में एक स्टार है जिसका नाम दिया गया है HD 10067। और इसके आसपास जैसे हमारे सूर्य के किनारे किनारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं ना, वैसे ही इस हॉट स्टार के आसपास आपको 6 प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। 3 ये हैं, चौथा ये है, 5वां ये है, छठा इनके पीछे कहीं पर छिपा हुआ है। तो एक प्रकार का नया सोलर सिस्टम यहाँ पर खोजा गया है, लेकिन ये पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी बहुत ही ज़्यादा दूर आप इसको कह सकते हो। तो इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आप लोग नीचे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और एक एक करके मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा कि आखिरकार क्या है पूरा मैटर। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो न्यूज़ है वो आप समझ गए होंगे। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर के अंदर में, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि भैया 6 अलग अलग एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करे गए जो कि एक हॉट स्टार के किनारे किनारे घूम रहे हैं, और वो हॉट स्टार का नाम HD 10067 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ये HD 10067 न्यूज़ में था, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राइट स्टार है जिसके किनारे किनारे 6 एक्सोप्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ये कहाँ पे दूर है? बहुत दूर, यानी कि हमारे पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर। और सितार, आपको पता होगा दोस्तों कि जब जो स्टार हैं वो अगर एक पर्टिकुलर फिगर के फॉर्म में लगे हैं, इस तरीके से यहाँ पे लगे, तो एक पर्टिकुलर फिगर बना देते हैं। तो जब एक स्टार का मतलब आप कह सकते हो पैटर्न कुछ इस तरीके से जो कि एक फिगर को बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और यहीं पर ये जो पूरा का पूरा हमें एक सोलर सिस्टम जैसा एक नया चीज़ नज़र आई है, ये एक कॉन्स्टिलेशन में देखने को मिला है जिसका नाम है कोमा बेरेनेसिस कॉन्स्टिलेशन। अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट्स पाए गए हैं, पहली चीज़ तो ये एक्सोप्लैनेट है, और यहीं पर एक सवाल हमारे दिमाग में आएगा, सर ये एक्सोप्लैनेट होते क्या हैं?
आओ पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि आप कह सकते हो किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहे होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। कहने का मतलब है एक तो हमारा सौर मंडल पूरा सीमित है, पृथ्वी सॉरी कह रहा हूँ सूर्य के आसपास यहाँ पर सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स हो गए। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम हो गया। अब इस सोलर सिस्टम से बाहर भी तो पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है ना, तो इस पूरे सोलर सिस्टम से बाहर जब प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो एक्सोप्लैनेट है दोस्तों, उसका डिटेक्शन किया गया था 1992 में। नासा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि अभी तक हमारे पास में 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जिसको डिस्कवर किया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 6 प्लैनेट्स हैं ये भी एक्सोप्लैनेट है, यानी कि हमारे सौर मंडल से काफ़ी दूरी पर, सौर मंडल से पूरा बाहर। सवाल ये भी है इतनी दूर इसका डिटेक्शन किया किसने? तो दोस्तों इन प्लैनेट्स को, इन एक्सोप्लैनेट्स को पहली बात तो एक नाम दिया गया है सब नेपच्यून। सब नेपच्यून नाम क्यों दिया गया ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन सवाल यह है कि इन प्लैनेट्स को डिटेक्ट किसने किया? तो 2 अलग अलग टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है। एक टेलीस्कोप नासा का है और दूसरा टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो नासा का जो टेलीस्कोप है वो है TESS यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है, जो इसका टेलीस्कोप है जिसका नाम है CHEOPS यानी कि कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। ये दोनों ही टेलीस्कोप बेसिकली एक्सोप्लैनेट के ऊपर काम करते हैं, उसको लेकर रिसर्च करने का काम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों ये डिस्कवर किया है, ठीक है। अब ये जो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर करे गए हैं इनको नाम दिया गया है सब नेपच्यून एक्सोप्लैनेट्स। सवाल यह है कि सब नेपच्यून एक्सोप्लैनेट्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सब नेपच्यून प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक सितारा, एक स्टार जो कि थोड़ा बहुत सूर्य की तरह है, या फिर कह सकते हो आधा सूर्य उसको बोल सकते हो। इतना हॉट है वो, इतना गर्म है, इतना ब्राइट है, मतलब सूर्य की तरह ही है लगभग। तो उसके किनारे यहाँ पर जब इस प्रकार के प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग सब नेपच्यून ऑर्बिट के नाम सब नेपच्यून प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जो सब नेपच्यून प्लैनेट्स हैं वो इसी वाले ऑर्बिट में मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब सब नेपच्यून के बारे में की फैक्ट्स जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, वैसे यहाँ पर इस सिस्टम को नाम दिया गया है HD 10067 सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो प्लैनेट्स प्रेजेंट है, जो एक्सोप्लैनेट्स प्रेजेंट हैं स्पेसिफिकली, वो हमारे सब नेपच्यून प्लैनेट कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन सब नेपच्यून प्लैनेट का अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि ज़्यादा हाइड्रोजन में ये रिच है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर ये 6 प्लैनेट्स घूम रहे हैं एक सितारे के आसपास, इर्द गिर्द उसके गोल 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 में घूम रहे हैं, जो वो बेसिकली एक रेजोनेंट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे से यहाँ पर वो सारे के सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे की हेल्प से। और यही फीचर यहाँ पे ये बोलता है कि जो ये सिस्टम है, ये इसका जब से जन्म हुआ है ना, जब से सिस्टम बना होगा तब से ये एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4 बिलियन साल पुराना सिस्टम ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? अपने यहाँ पर इस तरीके के रेजोनेंट ऑर्बिट की वजह से, जिसमें जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ऑर्बिट करने के लिए। समझ गए? और इस प्लैनेट के नेम क्या क्या हैं, क्योंकि ये 6 प्लैनेट हैं तो नाम क्या क्या दिया गया है? पहली बात तो इस पूरे सिस्टम का नाम HD 10067 सिस्टम है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ये पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम क्या दिया गया है? पहले तो सिस्टम का नाम है, फिर B आगे लगा दिया, B लगा दिया तो ये पहला प्लैनेट हो गया, दूसरा CDEFG, तो ये हो गए हमारे 6 प्लैनेट्स, ठीक है। ये आप एग्जैक्टली इस तरीके से देख पाओगे, यहाँ पे और क्लियरली आपको दिखाई देगा। ये तो बीच में हो गया हमारा हॉट सा स्टार, फिर उसके आसपास BCDEFG, ये वो प्लैनेट आपको 6 प्लैनेट देखने को मिलेंगे जो कि इस स्टार का ऑर्बिट कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। क्लियर? और दोस्तों ये पूरा जो सिस्टम है HD 10067 सिस्टम, ये कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया है कोमा बेरेनेसिस कॉन्स्टलेशन के पास, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्टार होता है ना, जब एक प्रकार की फिगर बना रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये ब्राइट स्टार आपको ये दिख रहे होंगे, तो ऐसे फिगर बन गई, इसको बोलते हैं लियो कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से फिगर बन गई, तो ऐसे ही जब ऐसी वाली फिगर बनती है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोमा बेरेनेसिस, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे आते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। HD 10067 क्या है ये आपको पता चल चुका है, एक सितारा जो बहुत दूर है,
लगभग हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर जाना आज के समय पर इम्पॉसिबल है। और ये सितारा दिखाई पड़ता है ज़्यादातर नदर्न हेमिस्फेयर से, जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है दोस्तों, स्पेशली वहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार्ट है, बहुत ही ज़्यादा चमकता धमकता सितारा आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो ये कोमा बेरेनेसिस कॉन्स्टलेशन दोस्तों, इसको हम लोग बेरेनेसिस हेयर्स के नाम से भी जानते हैं। एक मीडियम साइज़ का कॉन्स्टलेशन है, ये भी कहाँ पर है स्पेशली दिखाई पड़ेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा। वैसे इसको देख तो हम दोनों हेमिस्फीयर से सकते हैं, है ना, लेकिन स्पेशली आप कह सकते हो नॉर्थ हेमिस्फीयर से ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। जो हमारा वर्ल्ड का नॉर्थ वाला रीजन है दोस्तों, स्पेशली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में, समर के समय पर थोड़ा ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार ये नज़र आते हैं। समझ गए, कॉन्स्टलेशन के बारे में क्लियर हो गया ना। अब आगे आते हैं। अब देखो, यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा था। सवाल यहाँ पर क्या था, एक टर्म है गोल्डी लॉक जोन, ये अक्सर न्यूज़ में रहती है। इस टर्म को हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं ये आपने बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए और मैं आपको बता दूं, मैंने आज से कुछ समय पहले आपको पढ़ाया, स्पेशली मैं तारीख बता रहा हूं, 19 सितंबर को मैंने इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ाया था। तो गोल्डी लॉक जोन दोस्तों वो जोन्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ लाइक प्लैनेट्स की तरह होते हैं, यानी कि एक हैबिटेबल जोन जहां पे रहना थोड़ा संभव है। अब हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर रहना संभव है ना, वो हैबिटेबल जोन में आती है। वहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल है, इंसान रह सकता है, पानी प्रेजेंट है, हर चीज़ प्रेजेंट है। समझ गए, ऐसा यहाँ पर हर एक प्लैनेट के साथ में नहीं है। किसी ना किसी प्लैनेट में कुछ ना कुछ चीज़ें लैक हो रही हैं, कोई ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है। समझ गए, लेकिन पृथ्वी हमारे हैबिटेबल जोन में पाई जाती है। तो गोल्डी लॉक जोन बेसिकली यहाँ पे हैबिटेबल जोन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि गोल्डी लॉक जोन जो अक्सर न्यूज़ में होता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। ठीक है, पृथ्वी की तरह यहाँ पर एक प्लैनेट्स की खोज के लिए हम दोस्तों इसका बात करते हैं। तो गोल्डीलॉक्स जोन रेफर्स टू द हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार वेयर टेम्परेचर इज जस्ट राइट, जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। समझ गए, पानी वहाँ पे प्रेजेंट है प्लैनेट के ऊपर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये वाला आर्टिकल तो वैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, परसों भी शायद मैंने आपको पढ़ाया था, एथिक्स कमेटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, एडिटोरियल डिस्कस किया था। तो फिलहाल तो दोस्तों इस आर्टिकल में आज आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो होगा क्या, मैं वीडियो के जब एंड पर आऊँगा, अंत पर आऊँगा, तो लास्ट में आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, अब नहीं है, इनको यहाँ पर इनकी जो सदस्यता है वो छीन ली गई है। क्यों? क्योंकि एक स्कैम में पाई गई हैं, कैश फॉर क्वेरी स्कैम, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनकी सदस्यता चली गई है। तो उसको लेकर क्या पूरा मामला है, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको समझा दिया है। वैसे डोंट वरी, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा वेट करो, वीडियो के एंड में वापस से मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। फिलहाल तो जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने कल ही डिस्कस की थी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। लेकिन एक चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेपो रेट। ठीक है, आपने कई बार रेपो रेट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज के समय पर क्या किया है, रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है। जो रेपो रेट पहले चल रहा था 6.5% का, वही रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर ये समझाया गया 2018 से अभी दिसंबर 2023 तक रेपो रेट की स्थिति किस प्रकार से रही है। या आप देख पाओगे 2018 में दिसंबर के महीने में रेपो रेट बहुत ज़्यादा था, 6 पॉइंट कुछ समथिंग था, जैसे आप यहाँ पर ये नंबर देख पा रहे होंगे। फिर ये कम होता हुआ नजर आया। कोविड के समय में रेपो रेट एक ही लेवल पर चलता रहा, फिर उसके बाद में ये इंक्रीज़ हुआ और अभी यहाँ पर एक ही लेवल पर चल रहा है 6.5% पर। ठीक है, तो हमारा रेपो रेट 6.5% है, ज़्यादा कोई यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे भारत की जो ग्रोथ है उसको फोरकास्ट करते हुए ये बताया कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो 6.5% नहीं, वो 7% से होगी। ये एक दूसरा पॉइंट बताया है आरबीआई ने। ये रेपो रेट 6.5% रहेगा वो मैटर अलग है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है ना कि भाई ग्रोथ किस तरीके से रहेगी, हमारा जीडीपी कैसे ग्रो करेगा। तो आरबीआई ने जीडीपी के प्रोजेक्शन में हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो एक फोरकास्टिंग है, प्रेडिक्शन है, उसको इम्प्रूव कर दिया है। बोला है कि इंडिया ज़्यादा जीडीपी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो होगी हमारे 2023 और 2024 के अंदर में। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दोस्तों इस आर्टिकल में कवर करे गए। सवाल यहाँ पर यह है, ये किसने बोला है? आरबीआई ने बोला है। मतलब ये रेपो रेट वगैरह डिसाइड करने का काम, जीडीपी का फोरकास्ट करने का काम ये आरबीआई ने किया है क्या? नहीं, आरबीआई में ही एक कमेटी आती है जिसका नाम है एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उन्होंने ये काम किया है दोस्तों
क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही मेन काम है इस प्रकार से जो रेट होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको डिसाइड करना, प्लस जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वगैरह, उसको यहाँ पर मॉनिटर करना, उसको डिसाइड करना। ये सारा काम हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। अब पहला सवाल यही आएगा कि सर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। हमने कल पढ़ा था बहुत डिटेल से, आज मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको रेपो रेट के बारे में बताऊँगा। तो उस रेपो रेट को ज़रूर से सुन लेना, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आओ ज़रा जानते हैं इसके बारे में। हमारे एक्ट के अंदर में देखो, आरबीआई का पूरा एक कानून है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंदर 2016 में एक अमेंडमेंट करा गया, बदलाव किया गया। उसी के दौरान दोस्तों सेक्शन 45ZB के तहत हमारी केंद्र सरकार को पावर दी गई कि केंद्र सरकार 6 लोगों की एक कमेटी बना सकती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का पावर किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। कहाँ से आती है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB से। क्लियर। अब आते हैं इस कमेटी के अंदर में, आपने बोला 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 6 मेंबर्स कौन से होते हैं, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 6 मेंबर में जो स्टार्टिंग के 3 मेंबर हैं, पहले होंगे आरबीआई के गवर्नर, जो आज के समय पर हमारे शक्तिकांता दास जी हैं। वही यहाँ पर इसके कह सकते हो कि एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर तो हैं ही वो, लेकिन साथ ही साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये चेयरपर्सन भी होता है। तो पहले मेंबर तो ये हो गए। दूसरा डेप्यूटी गवर्नर। तीसरा आरबीआई बैंक का ही एक ऑफिसर होगा जिसको सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा। तो ये तो हो गए सर 3 लोग। अब बाकी 3 लोग कौन है, बाकी जो 3 पर्सन होती है उसको सरकार, हमारी केंद्र सरकार डायरेक्टली अपॉइंट करती है। अब डायरेक्टली अपॉइंट करती है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन लोगों को देखा जाता है जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, फाइनेंस की नॉलेज है, मॉनेटरी पॉलिसी की फील्ड में नॉलेज है। देन उसके बाद में इन तीनों को अपॉइंट किया जाता है। तो ये टोटल हो गए 6 मेंबर्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के ही अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कमेटी है क्या क्या देखती है, रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, एलएएफ रेट, एलएएफ कॉरिडोर, ये सारा देखने का काम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट चर्चा में है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सर ये रेपो रेट होता क्या है, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, एक जगह क्लियर लेते हैं यार, यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अरे यार यहाँ पर भी ना लाइट थोड़ा सा, चलो यार यहीं पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये क्या है, ये है हमारी सेंट्रल बैंक, ठीक है। और बाकी जो दूसरी बैंक्स होती हैं हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, वो होती हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स। कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि यहाँ पर HDFC हो गया, है ना, PNB हो गया। तो ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक्स है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों होता क्या है, इन कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम भी कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। अब मान लो इन बैंक को पड़ गई पैसों की ज़रूरत, किसकी, मनी की ज़रूरत पड़ गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इनको पैसा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इन कमर्शियल बैंक्स को ये जो मनी है वो आरबीआई प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने ये पैसा दे दिया कमर्शियल बैंक को, क्या ऐसे ही फ्री फंड में दे दिया, नहीं, इसके बदले में कुछ तो लेगा ना, वो भी तो यहाँ पर कमाई करना जानता है, वो भी तो पैसा कुछ लेगा ना। तो ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर पैसा दे दिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए, भाई इतना समय के लिए आपको दिया गया, इतने समय बाद आपको लौटाना है, ठीक है। अब जब कमर्शियल बैंक टाइम पीरियड होने के बाद में ये पैसा आरबीआई को जब लौटाएगा दोस्तों, तो क्या केवल यही वाला अमाउंट लौटाएगा जो लिया था, नहीं, इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये तो अमाउंट रहेगा ही, इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्याज और ऐड हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक जब ये पैसा वापस से देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो ये अमाउंट के साथ साथ उसके ऊपर जितना ब्याज चढ़ गया है वो ब्याज भी देगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करेगा। और यही इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अभी रेपो रेट 6.5% ही रखा गया है, सिंपल सी बात है। और सपोज यहाँ पे अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता, 6.5% से बढ़ाकर सपोज 7% कर देता, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता हमारी इकोनॉमी पर। हमारे यहाँ पे जो लोन वगैरह है मार्केट में वो महंगे हो जाते हैं, EMI लोगों की महंगी हो जाती। अब कहोगे लोन क्यों महंगे हो जाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा देना होगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट है। अब सपोज आरबीआई ने इसको 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा जाएगा इनकी साइड से आरबीआई के पास में। अब कमर्शियल बैंक अपनी जेब से थोड़ी देंगे, तो वो क्या कर देंगे, लोन को महंगा कर देंगे,
ताकि यहाँ पर जो लोन है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट ये ले सकें, जिससे इनका पेमेंट आरबीआई तक जा सके। क्लियर हो गया? तो ये इम्पैक्ट पड़ता है अगर यहाँ पे रेपो रेट बढ़ जाता तो। समझ गए ना? तो ये मैंने आपको मतलब एक इम्पैक्ट बताया ताकि आप थोड़ा अच्छे से रेपो रेट को समझ सको। यहीं पर आता है एक और कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो रेट का। इसको आप उल्टा कर दो। जब आरबीआई थोड़ा पैसा ले ले, ठीक है, अब कहोगे रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों यहाँ पे जब आरबीआई है, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हो कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक के पास में एक्स्ट्रा सरप्लस है, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी है, उन्होंने क्या कर दिया, आरबीआई के पास में जमा कर दिया। क्यों भाई? आरबीआई से बाद में जब ये पैसा लेगा कमर्शियल बैंक तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो भी जो इंटरेस्ट जब आरबीआई ये पेमेंट वापस करेगा कमर्शियल बैंक को तो उस पर भी इंटरेस्ट देगा। तो ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, यानी इसका उल्टा हो गया जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करेगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही होता है क्योंकि यहाँ पर ये कमर्शियल बैंक के पास में एक्स्ट्रा मनी जो है, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी जो है, वो अपने आप ये सबमिट कर रहे हैं जाके आरबीआई को। तो रिवर्स रेपो रेट कम ही होता है हमारे रेपो रेट से। सिंपल है। तो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस आज आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, रेपो रेट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसके पहले यहाँ पर सोलर सिस्टम वाला आर्टिकल डिस्कस किया। तो वो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कई सारे लोगों को परेशानी होती है, सर हम नोट्स कैसे बनाएं न्यूज़पेपर के, तो वो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाती है दोस्तों। आपने कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक वीडियो ये देखना होता है बस, उसके अलावा कुछ लिखने वगैरह की दिक्कत नहीं पैदा करनी है। आपने बस खाली इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो बाकी स्टैटिक पोर्शन है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, उस पर पढ़ाई शुरू करनी है। और रात में सोने से पहले आपको इसी पेड ग्रुप में एक पीडीएफ दिया जाता है, उस पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके दी जाती है। जो बैकग्राउंड डेटा आपने स्क्रीन पर नीचे देखा है ना दोस्तों, ये सारा डेटा पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिया जाता है। और ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। दूसरा ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाती है दोनों मीडियम एस्पिरेंट्स को। तो वो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको रात में सोने से पहले एक बार पढ़ लें, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको नोट्स बनाने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। कहोगे तब भी सर यहाँ पे नोट्स बनाना ज़रूरी तो है कि हम कैसे, मतलब किस तारीख का क्या है, पीडीएफ सब गड़बड़ी नहीं हो जाएगी, कैसे कंपाइल करके रखेंगे? तो कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको स्टोर करने की दिक्कत ही नहीं करनी है। ये सारा का सारा कंटेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी तारीख को ओपन करना है, तारीख पर गए, आपने सीधा यहाँ पे उस तारीख का पीडीएफ डाउनलोड किया, ओपन कर लिया, पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट लगा देख लिया, उसका डिलीट कर दो। क्यों डिलीट क्यों कर दो? डिलीट कर सकते हो आप क्योंकि उस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर, आप मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड, मल्टीपल टाइम्स उसको डिलीट भी कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मतलब कितने फ़ी पेमेंट के साथ में मिलता है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ या आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना, मुझे फ़ायदे कैसे होंगे इस ग्रुप के अंदर में। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। बात क्लियर हो गई ना? आगे आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यार आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पे लाइक का बटन जो है इसको प्रेस कर दिया करो। हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं ना। वापस आते हैं ट्रैक पर। अपना ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या बात की जा रही है, केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा दिया है मार्च 2024 तक। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की शुरुआत ही है, आने वाले 3 महीने और आगे के, तो तब तक बैन लगा दिया है। और इसकी वजह से दोस्तों मुंबई के जो फार्मर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली नासिक के फार्मर्स। कहोगे क्या है मैटर, आओ मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, आपने देखा पिछले कुछ समय पर जो प्याज के प्राइसेस हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, है ना। बीच बीच में तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, बहुत हाई पहुँच गए थे ये प्याज के दाम। तो हुआ एक्चुअली ये कि हम लोग प्याज के प्राइसेस एक तरफ ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हमारे देश की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जो डिमांड है देश की वो पूरी की पूरी है, डिमांड जितनी थी उतनी ही है डिमांड, ऑब्वियस ही बात, और डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और सप्लाई ना होने की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे।
और दूसरी तरफ हम इसी प्याज को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे अलग अलग देशों में। हम कई सारे देशों को प्याज एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में तीखी प्याज प्रोडक्शन की जाता है, तो ऐसी तीखी प्याज कई सारी कंट्रीज़ को बहुत पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट हम कर रहे थे। दूसरी तरफ अब सरकार ने क्या किया, स्पेशली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने बोला कि देखो हम यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं। हम यहाँ पर मार्च 31, 2024 तक दोस्तों इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इन प्याज को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी देश को बैन कर दिया गया है। कहोगे क्यों? इससे ये होगा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी अभी यहाँ पे हमारे देश के अंदर में रहेगा। इससे जो डिमांड्स है वो पूरी हो पाएंगी। दोस्तों इंडिया के अंदर में जो सप्लाई है बेसिकली जो हमारे प्याज की, वो कंट्रोल हो पाएगी। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट रोक के अभी क्या करेंगे, पहले हम अपने देश के अंदर स्थिति सही करेंगे ताकि जो ये प्राइसेस है वो कंट्रोल हो सके। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ एक्सपोर्ट करते चले गए, इधर सप्लाई की कमी होती चली गई, तो ऑटोमेटिकली देखो लोगों की डिमांड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो डिमांड है, सप्लाई कम है, तो इकोनॉमी का सिंपल सा फॉर्मूला ये भाई, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस चीज़ का दाम लगातार आसमान छूने लगता है। वही केस इसके साथ होता हुआ नजर आता आगे भी, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी गई है जिससे प्याज ही सारा देश में रहेगा और पहले यहाँ पर इनके प्राइसेस के ऊपर एक कंट्रोल जमाया जाएगा। स्थिति सही होने के बाद में दोस्तों इसको वापस से रीओपन किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, बोला जा रहा है कि जो अभी अनियन के प्राइसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा डाउन पर आ चुके हैं। जो फार्मर्स हैं इनको ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। अभी कह सकते हो एक अनसीजनल रेनफॉल हुई, ठीक है, बिना सीज़न की बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग गया, वहाँ से एक अच्छा पैसा मिल रहा था इनको, है ना, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा था फार्मर्स को, तो वो चीज़ यहाँ पर रुक गई है आज के समय पर। और अपने डोमेस्टिक जो कंट्री है, मतलब अपने देश के अंदर में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में स्पेशली अच्छा प्राइस आज के समय पर मिल नहीं रहा है फार्मर्स को, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल को लेकर एक बढ़िया से क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली अनियन को लेकर देश भर में क्या चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा अनियन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ पर दूसरे मतलब इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है पूरे दुनिया में, जहाँ पे प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और जो इंडियन अनियंस है वो फेमस है अपने तीखेपने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, और पूरे साल भर अवेलेबल होते हैं। इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में यहाँ पर ये पूरा बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना। और महाराष्ट्र दोस्तों सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र से ही 43% के आसपास प्याज आता है, मध्य प्रदेश से 6%, कर्नाटका गुजरात से 9%। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि दुनिया में कई सारे कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर इंडियन अनियन की डिमांड करते हैं और हमारा देश लंबे समय से अनियन एक्सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूँ 2021-22 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, लगभग 15,37,496.89 मेट्रिक टन के आसपास दोस्तों हमने फ्रेश अनियन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए, जिसकी कीमत लगभग कह सकते हो 3,432 करोड़ रुपया थी। तो इतना रुपया हम लोगों ने यहाँ पे अर्न किया 2021-22 में ये प्याज को एक्सपोर्ट करके। और ज़्यादातर प्याज कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेपाल और साथ ही साथ में इंडोनेशिया। अनियन जो है दोस्तों एक प्रकार की टेम्परेट क्रॉप है। ये ज़्यादातर यहाँ पर कहाँ पे ग्रो की जाती है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, स्पेशली थोड़े गर्म रीजन आपको देखने को मिल पाएंगे, समझ गए। उसके बाद एक ऐसा वेदर चाहिए होता है जो मतलब ज़्यादा ठंडा ना हो, ठीक है, या ज़्यादा गर्म ही ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो, इस तरीके के यहाँ पर टेम्परेचर में। तो इस वजह से महाराष्ट्र इस तरीके का सूटेबल टेम्परेचर है और वहाँ पर बहुत सारा जो अनियन का प्रोडक्शन है वो होता है। जो हमारी प्याज है दोस्तों ये हर प्रकार की मिट्टी के अंदर में ग्रो कर सकती है, चाहे वो सैंडी लोम हो, क्ले लोम हो, सिल्ट लोम हो, हैवी सॉइल हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो कर सकती है। जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है अनियन कल्टीवेशन के लिए वो यहाँ पर एलुवियल सॉइल मानी जाती है, डीप सॉइल मानी जाती है, ठीक है। इसके अंदर में अच्छा खासा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अनियन प्रोडक्शन को लेकर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाएगी कि स्पेशली कौन सा स्टेट्स है, ये है, वो है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको एफडीए बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर सिकल सेल डिजीज़, ये जो बीमारी है, इसके लिए कुछ नया इलाज को अप्रूवल दे दिया है। और वो अप्रूवल क्या है, जीन थेरेपी करना। इस वजह से ये न्यूज़ में क्या है सिकल सेल डिजीज़, इसका कितना बड़ा बर्डन है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर इस न्यूज़ को अपन समझ लेते हैं।
तो दोस्तों यूएस का जो यहाँ पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काफ़ी सारी दवाइयों को अप्रूवल देने का काम करता है, तो फ्राइडे में एफडीए ने दोस्तों एक प्रकार की जीन थेरेपी को अप्रूव दे दिया है। और ये थेरेपी किस लिए दी जाती है? सिकल सेल डिजीज़ से के लिए, जो सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित इंसान है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। इसमें जो पहला ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी है। क्रिस्पर आपको पता है ना, क्रिस्पर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो एक इंसान की जीन है, डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं, जो जीन है स्पेशली उसके अंदर बदलाव किया जाता है, उसके अंदर एडिटिंग की जाती है, थोड़ा हिस्सा काट दिया जाता है जीन के अंदर में, है ना। तो वो सारा एडिटिंग करने का काम इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किया जाता है। तो अभी ये वाला ट्रीटमेंट भी अवेलेबल करवाया गया है सिकल सेल डिजीज़ के लिए, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। उसके साथ साथ 2 ट्रीटमेंट्स और यहाँ पर बताए गए हैं जो कि जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं, इनको भी अप्रूवल दे दिया है। लेकिन ये ट्रीटमेंट केवल और केवल 12 साल का बच्चा या 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए अवेलेबल है, इससे छोटी उम्र के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बात यह है कि सिकल सेल डिजीज़ है क्या? सिकल सेल डिजीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बीमारी है दोस्तों। परिवार में एक दूसरे में ये चलती रहती है, फैलती रहती है आगे। और मैं आपको बता दूं, यूएस ने बोला है कि अमेरिका के अंदर में लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस सिकल सेल डिजीज़ से गुजर रहे हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है अगर यहाँ पर सिकल सेल डिजीज़ का टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए। प्रॉपर बॉडी में ब्लड ही फ्लो नहीं हो पाता, तो प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पाती, ऑर्गन्स फेलियर होने लगते हैं, ऑर्गन्स सड़ने लगते हैं, ऑर्गन फेलियर हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है, जो खून है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जा रहा है और ऑक्सीजन को अपने साथ में लेकर जा रहा है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट को, छोटे से छोटी जगह को यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। अगर वही ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा तो क्या ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन के बिना ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। वो समझ गए? और यही केस हमको सिकल सेल डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। सिकल सेल डिसऑर्डर है क्या? यहाँ पे होता यह है कि जो हमारी आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप बिगड़ जाता है। कहोगे अभी जैसे आरबीसीज होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा वो इस तरीके से गोल होती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर गोल गोल आरबीसीज देखने को मिलते हैं, ये हेल्दी आरबीसीज हैं। लेकिन सिकल सेल डिजीज जिसको होता है दोस्तों, उसके आरबीसीज का शेप बिगड़ जाता है। शेप बिगड़कर कैसा हो जाता है? ऐसा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गोल से ऐसा हो गया। और गोल से ऐसा होने के बाद में दोस्तों ये ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड का ब्लॉकेज होने लगता है, ठीक है। ये अनहेल्दी आरबीसी है जिसका शेप बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ पर ब्लड के ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड पे, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है सही से, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। और जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस पार्ट में बेहद ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। यही है हमारा सिकल सेल डिसऑर्डर। आई होप आपको सिकल सेल डिसऑर्डर क्या होता है ये तो समझ में आ चुका होगा। जब हमारे आरबीसीज का शेप चेंज हो जाए तो वो सिकल का शेप बन जाए। सिकल मतलब जो हंसियाँ होता है ना, जिससे यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है ना, उसका शेप ले ये, तो ये कहलाता, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर, क्योंकि आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो गया। अब इंडिया में इसकी क्या स्थिति है ज़रा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट बजट था हमारा, इस बजट में हमारी सरकार ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया था कि हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक ख़त्म कर देंगे। तो कहने का मतलब है क्या, ये भारत में भी एक पॉपुलर डिजीज़ है? बिल्कुल, भारत में भी कई सारे लोग अफेक्टेड हैं दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की वजह से। यूएस से ज़्यादा केसेस यहाँ पर इंडिया में हैं। सिकल सेल डिजीज़ होती क्या, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इसके सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है? लक्षण यह है कि जब भी किसी को सिकल सेल होगा तो उसको एनीमिया होने लगेगा, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, शरीर पीला पड़ने लगेगा क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, समझ गए। और शरीर में दर्द बहुत होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उस जगह पर। तो एक बहुत इंटेंस पेन होगा हड्डियों में, चेस्ट में, बैक, आर्म्स, लेग्स के अंदर में, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात यह है कि ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट यहाँ पर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगा, हमें ब्लड यहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ करना होगा जिससे एनीमिया वगैरह को लेकर थोड़ा आराम दिया जा सकता है। या दूसरा हाइड्रोक्सी यूरिया, ये एक प्रकार की दवाई है, मेडिकेशन है, जो कि कह सकते हो कि जो दर्द होता है शरीर के अंदर में सिकल सेल डिजीज़ के दौरान, उस दर्द को ये कम कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सरकार के कई सारे इनिशिएटिव हैं सिकल सेल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। वो पहले भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पहले भी चला रहे हैं, बट अभी भी सिकल सेल डिजीज़ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। now आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी एडिटोरियल्स कम आते हैं, आपको पता होगा। दूसरा पेज बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है।
तो फिर भी आज एडिटोरियल एक काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश ठाकुर और साथ ही साथ में प्रशांत रेड्डी टी साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करता है मेडिसिन के बारे में, और इंडिया में जो FDC है, दैट इज़ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इस FDC का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। ये प्रॉब्लम बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो क्या होता है FDC, ये भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस खाली आपने ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना है, ठीक है। क्या बोलते हैं राइटर, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की। बोला ये जा रहा है, राइटर ये बोलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स इंडिया से, कतर से और UK से, पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ। उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और वो जो नई स्टडी पब्लिश हुई है दोस्तों जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी के अंदर में, उस रिपोर्ट ने चौंका दिया, चिंता पैदा कर दी। क्या चौंकाया कि भाई इंडिया में जो FDC है, यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये दवाइयाँ होती हैं कुछ, बताऊंगा ये कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन सी गोलियाँ होती हैं। तो ये काफ़ी सारी दवाइयाँ दोस्तों बैंड हैं, बैंड होने के बावजूद भी भारत में बिक रही हैं, अभी भी बेची जा रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट में पब्लिश हुई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डेटा यूज़ किया गया, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हुए ये बोला गया कि साल 2020 के अंदर में दोस्तों 60.5 जो FDC वाली एंटीबायोटिक्स हैं, ये अनअप्रूव है, जिनको कोई अप्रूवल मिला नहीं है, कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, इनको बेच दिया गया। 9.9% दवाइयाँ इनमें ऐसी थीं जो कि यहाँ पर बैंड थी हमारे देश में, लेकिन फिर भी वो बेची गई, लोगों ने कंज्यूम की होंगी। तो इतनी सारी अनअप्रूव और बैंड दवाइयाँ जिसमें एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक ध्यान रखना, और इस एंटीबायोटिक प्रेजेंस होने की वजह से दोस्तों हमारे देश में AMR, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। WHO ने दुनिया के 10 सबसे बड़े खतरे बताए हैं, उन 10 खतरों में से एक खतरा AMR भी है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जब एक इंसान ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को खा लेता है या एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करता है ना, बेफालतू में एंटीबायोटिक्स को ले रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि हमारे शरीर के अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक समय बैक्टीरिया इतना मजबूत हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स का असर उसके ऊपर होना ही बंद हो जाता है, समझ गए। तो वो अब एंटीबायोटिक्स खाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपका बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर है वो ख़त्म ही नहीं होगा और मजबूत होगा। ये कंडीशन बहुत ही डिजास्टर्स कंडीशन होती है। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, समझ गए। तो कई सारी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, उसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, और ऐसी दवाइयाँ बैंड थीं लेकिन वो भी 2020 में बेची गई। अब सवाल यहाँ पर यही है कि सर ये FDC अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है FDC क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो FDC है ये एक कॉम्बिनेशन माना जाता है एक या एक से ज़्यादा दवाइयों का। इनका यूज़ किया जाता है कुछ बीमारियों के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा दवाई, अलग अलग गोलियाँ हैं, अलग अलग गोलियाँ नहीं दोस्तों, एक ही गोली के अंदर सारी दवाइयों का मिक्सचर है। अभी क्या होता है कि मान लो कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी के लिए 3-4 गोलियाँ, 5-6 गोलियाँ, 8-10 गोलियाँ यहाँ पर दे दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो सब दवाइयाँ अलग अलग हैं, अलग अलग काम है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे चालाकी क्या की गई है कि इन्हीं दवाइयों का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया गया है FDC के फॉर्म में। यानी कि 3 दवाइयाँ, या मान लो 3 गोली है, 3 गोली को एक ही गोली में बदल देना, 3 गोली का एक ही गोली में मतलब सारा का सारा इफेक्टनेस डाल देना, 3 सिरप का यहाँ पर एक ही सिरप में सारा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवा देना। तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो क्या हो रहा है, एक इंसान भूलता नहीं है उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी गोलियाँ होती हैं, ये खानी है, आधे घंटे बाद ये खानी है, 5 मिनट बाद ये खानी है, ये खानी है, तो इंसान भूल जाता है। इससे क्या होगा, इसमें सारी कॉम्बाइन है एक ही गोली के अंदर में, तो इंसान भूलता नहीं है। और कई सारी बीमारियों के लिए, जैसे एड्स की बीमारी हो गई है ना, इसके लिए जो FDC है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी यूज़फुल भी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ का जो एक्सेस है वो बर्बादी कर सकता है। तो ये ट्रीटमेंट वगैरह देने का काम तो करती है FDC, लेकिन हमने FDC का जो उपयोग है, इस उपयोग को हमने दुरुपयोग में बदल दिया। राइटर यही बोलते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर ये दवाइयाँ सेफ्टी के साथ में होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये रख पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत दवाइयों का मिक्सचर चाहिए होता है। कभी कभी दवाई का साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी देखने को मिली हैं जिनमें कंबाइन करने के बाद में साइड इफेक्ट्स इंक्रीज हुए हैं। जब हमने फॉर्मूला को साथ मिलाए, 2 दवाइयों का 2 फॉर्मूले एक साथ आप मिला रहे हो, इससे साइड इफेक्ट्स भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफ़ी सारी चीज़ों की है।
तो राइटर यही बोलते हैं कि भाई ये लोग तो कर दिए, लेकिन आपने इसके ऊपर टेस्टिंग नहीं की, आपने इसके ऊपर अप्रूवल नहीं किया और बिना अप्रूवल वाली दवाई बिकने लगी। ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है। और उन दवाइयों के अंदर ऊपर से एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया है। तो कई इंसान जिनको ज़रूरत नहीं है वो फालतू में अगर एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करते हैं दोस्तों, तो एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके ऊपर फिर दवाई का कोई असर नहीं होगा, लास्ट में आपने इंसान की मृत्यु हो सकती है। राइटर बोलते हैं इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दोस्तों, वो इसी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, इसी एफडीसी का यूज़ करती हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ करने से कानून से बच जाते हैं वो। हमारे पास में एक लॉ है जिसको बोलते हैं हम ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। दवाइयों को जितना भी दाम है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर लॉ है, जिसके तहत सरकार केवल इंडिविजुअल ड्रग्स यानी जो कोई अकेली दवाई, अकेली सिंगल गोली है, उसके दाम को फिक्स करती है। और जब दवाइयों में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपने दो फॉर्मूले एक में मिलाकर एक दवाई तैयार कर दी है, तो ऐसे फिक्स्ड डोज वाले कॉम्बिनेशंस के ऊपर में दोस्तों ये डीपीसीओ काम नहीं करता, ये रूल काम नहीं करता। तो कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या कर रही हैं, इसी प्रकार के एफडीसी का यूज़ कर रही हैं ताकि डीपीसीओ इस प्राइस के कंट्रोल ऑर्डर से बचा जा सके, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। समझ गए? अब क्या है, ये जो काफ़ी सारी एफडीसी हैं दोस्तों, इनके अंदर में जो लॉजिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली कई सारी दवाइयों में। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है ना, सूजन को ख़त्म करने वाली दवाई है, उसके अंदर में विटामिन मिला दिया, विटामिन से कंबाइन कर दिया, एंटी हिस्टामाइन को कंबाइन कर दिया एंटी डायरियल एजेंट से, पेनिसिलिन को कंबाइन कर दिया सल्फोमाइड से, विटामिन से। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये किसी देश में नहीं पाए जाते और इन कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्ती करे गए हैं ताकि वो जो नियम कानून है प्राइस कंट्रोल को लेकर उससे बच कर निकल कर आ सके ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। समझ गए? फालतू के कॉम्बिनेशंस। और अब राइटर बोलते हैं यही कॉम्बिनेशन आने वाले समय पर डुबा ले जाएंगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो वैरायटी है आज के समय पर इस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की, वो हमारे मार्केट में जो बिक रही हैं दोस्तों, वो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनके ऊपर कोई अप्रूवल, कोई चेक वगैरह नहीं हुआ है। हालांकि इसके एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, बट कुछ एडवांटेजेस के लिए हमें सबको खतरे में नहीं डालना है। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। और राइटर बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की, इसमें कोई नया इनोवेशन हुआ क्या? नहीं, कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती दो फॉर्मूले मिलाकर यहाँ पे काम कर दिया। इसके बजाय आप नए इनोवेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, नए आविष्कार, नई मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए, नई प्रॉब्लम की मेडिसिन क्रिएट करने में फोकस कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ये जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉब्लम जो चली आ रही है हमारे देश में दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। और ये हमेशा से रेगुलेटरी रडार में रहने की कोशिश का मतलब इसके ऊपर एक ध्यान रखा गया 1978 से ही, जब पहली सरकार ने यहाँ पर स्टडी किया। और उस समय पर भी ये पता चला कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं अभी से चल रही है, बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम चलती हुई नजर आ रही है। फिर कुछ नियम कानून भी आए हमारे पास में, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट आया, वो बहुत पुराना एक्ट है। नए नए लॉज लाए, नए नए रेगुलेटरी बॉडीज़ लाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ, कोई भी यहाँ पर इस प्रकार के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को रोक नहीं पाया। फिर 1982 में फाइनली जाकर पार्लियामेंट ने एक कानून चेंज किया और हमारी केंद्र सरकार को मेन पावर दी कि भाई वो इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग है इन दवाइयों की वो रोकेंगे जिनकी वैल्यू थोड़ी कम है। और फिर 10 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी रूल को अमेंड कर दिया, इसमें नई चीज़ ऐड कर दी, एफडीसी को ऐड कर दिया। भाई अब एफडीसी को देखने के लिए एक बॉडी आएगी, डीसीजीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि काम करेगी, अप्रूवल देने का काम करेगी। तो इस प्रकार की बॉडीज़ को बनाया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की बॉडीज़ बनाने के बावजूद भी कह सकते हो एफडीसी वापस से बिकता रहा। अभी भी मार्केट में कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, कई सारी दवाइयाँ एफडीसी वाली ऐसी हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है डीसीजीआई से। बस खाली सरकार ने मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार की साइड से लाइसेंस ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसी से यहाँ पर ये बना रहे हैं। समझ गए? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो अपराध है, ये अपराध कहीं ना, इसको अपराध ही बोला राइटर ने, बोला है कि अगर हम इसको ज़्यादा जागरूक नहीं करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे, तो ये अनरेगुलेटेड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हमेशा भारत के अंदर
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम लाकर बन सकता है, जो कि दुनिया के 10 खतरों में से एक सबसे बड़ा खतरा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, वो तुरंत एक्शन लें और तुरंत एफडीसी के ऊपर में कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करें। ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। आई होप आपको दोस्तों इसको लेकर एक बढ़िया से क्लैरिटी मिल चुकी है एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है इंडिया और श्रीलंका को लेकर। ठीक है, क्या मैटर है इसमें, कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं बताई गई हैं। बस राइटर जो हैं टी रामाकृष्णन जी, ये बोलते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध जितने मजबूत होने चाहिए थे उतने मजबूत आज के समय पर है नहीं। रीज़न क्या है, हम केवल अग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। वही यहाँ पर राइटर साहब मेंशन करते हैं। राइटर का कहना यह है कि जो रिलेशनशिप है भारत और श्रीलंका का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी के मामले में, ट्रेड के मामले में, वो जितना गहरा होना चाहिए था उतना नहीं है। हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि हाल ही में जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल साहब, उनका अनाउंसमेंट आया। उन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए ये बोला कि एक लैंड कनेक्टिविटी की जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया का ये निचला हिस्सा है सदन वाला, और नीचे आपको यहाँ पर ये श्रीलंका नज़र आएगा, बीच में समुद्र है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे रानिल साहब ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में एक लैंड कनेक्टिविटी बनाएंगे। अभी क्या होता है, आपने प्लेन से जाना होता है श्रीलंका, अभी मांग ये की जा रही कि बीच में एक पुल बना दिया जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए, जो कि भारत को सीधा श्रीलंका से जोड़ेगा। स्पेशली भारत का जो तमिलनाडु वाला रीजन है दोस्तों, ये श्रीलंका के साथ में जुड़ जाएगा। एक ब्रिज बनाने की बात की गई। ये बात कोई नई नहीं है, लंबे समय से, आज से 20 साल पहले भी चेन्नई में जब यहाँ पर रानिल साहब आए थे, उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ये जो आज प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने लेक्चर दिया और वहीं पर आइडिया इन्होंने दिखाया कि भाई तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है, वहाँ से श्रीलंका के ऊपर नॉर्थ में एक जगह आती है तलाई मारनर, तो वहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर भारत के इस साउथ वाले पोर्शन को और श्रीलंका के नॉर्थ वाले पोर्शन को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर इन दोनों देशों को हम इस प्रकार से लैंड के माध्यम से जोड़ देंगे, एक पुल से जोड़ देंगे, तो इससे इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमको नज़र आएगा, है ना। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अब कई बार यहाँ पर डिस्कशंस हुए, लेकिन दोस्तों इन डिस्कशंस को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दिसंबर 2015 में जब इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया कि भैया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के नाम आपने सुना होगा, तो पता है बीच में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी तैयार था। एडीबी बैंक हमको 24,000 करोड़ रुपया दे रहा था इस पुल को बनाने के लिए, लेकिन श्रीलंका से जब पूछा गया उस समय पर तो वो शांत रहा, चुप रहा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया इस पर्टिकुलर पुल का। लेकिन आप कह सकते हो तब भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो बार बार डिस्कशंस ही हुए हैं, कोई काम इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो मिस्टर रानिल जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मिलते हैं, तो मिलने के बाद में वापस से ये लैंड कनेक्टिविटी का जो पर्टिकुलर इशू है इसको उठाया गया। तो ये पर्टिकुलर इशू त्यागा नहीं गया है दोस्तों, अभी भी चर्चाओं में है। अभी इन दोनों लीडर्स की न्यू दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी, उस दौरान भी इस कनेक्टिविटी को लाने की पूरी कोशिश की जा रही। तो भारत के जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर एक प्रकार का ये पुल बन जाए जो कि सीधा इंडिया को श्रीलंका से जोड़ देगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया आज तक। कॉन्सेप्ट 20 साल पुराना, लागू नहीं हो पाया। और यही केस हर एक सेक्टर के साथ में। अब बात आती है पावर ग्रिड की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में। राइटर बोलते हैं दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, ये बहुत ही पीछे रह गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1970 में 1970 में एक आइडिया रखा था कि दोनों देशों के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को जोड़ देंगे। 13 साल वैसे बीत गए और फिर कुछ साल ऐसे भी निकल गए। बीच में आज से 13 साल पहले एक अग्रीमेंट भी हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU हमने साइन किया था कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में ग्रिड को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा सके एक दूसरे को। क्या हुआ, इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया आज तक। जबकि इतने ही देर में बांग्लादेश के साथ में हमने एग्रीमेंट कर लिया, और बांग्लादेश से आज हम बांग्लादेश को 7,000 मिलियन यूनिट्स हर साल जो एनर्जी है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ गए। तो हमने बांग्लादेश से ये इतने दिनों में मतलब कि ये मैटर डिस्कस किया और इसको इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन श्रीलंका के साथ में दोस्तों ये जो मैटर है, डिस्कशन हुए हैं, एग्रीमेंट्स करेगा, लेकिन वो एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ हमको नज़र आती है। और केवल ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है दोस्तों,
इसके अलावा अगर आप देखोगे हर एक चीज़ में जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया। ठीक है, इंडिया यहाँ पर एक चीपर पावर बन सकता है, मतलब आप कह सकते हो भारत एक बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है श्रीलंका को, अगर ये कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे का यहाँ पर एक प्रॉपर टारगेट लेकर चलती हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। फिर बात आती है टूरिज़्म की। अब टूरिज़्म भी दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका में पिछले कुछ समय पर काफ़ी कम हो चुका है। रीज़न क्या है? श्रीलंका के खुद के हालात। आपको पता होगा पिछले साल श्रीलंका कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। रीज़न ये था उनकी इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ गई थी। ठीक है, तो इनका जो कह सकते हो टूरिज़्म वगैरह वो भी इस समय डाउन रहा। भारत से ही मेन टूरिज़्म जाता है और अभी भी भारत ही यहाँ पर टूरिज़्म के एस्पेक्ट में इनको सपोर्ट कर रहा है। भारत ने इकोनॉमी का काफ़ी बार सपोर्ट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने यहाँ पर श्रीलंका को प्रोवाइड करवाए इनके इकोनॉमिक क्राइसिस में, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। समझ गए? लेकिन ये सब सपोर्ट मिलने के बावजूद भी जब कब एग्रीमेंट की बात आती है, डिस्कशंस की बात आती है, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ हमको नज़र आता है। ये जो चीज़ है ये दूर करनी ज़रूरी है, जिसको साथ में लेकर आना ज़रूरी है। और इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड वगैरह सब एस्पेक्ट में इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो ये बात थी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर। फिर उसके बाद में ये वाला केस बोला था मैंने, लास्ट में आपको पढ़ाऊँगा। तो महुआ मोइत्रा यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। ठीक है, टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती थी। तो क्या हुआ, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस का। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बोला गया कि इन्होंने ना पैसे लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा है किसी बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उस बिजनेसमैन का नाम भी दिया गया है दर्शन हीरानंदानी, जो दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये केस पहुँचता है एथिक्स कमेटी के पास में, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास में। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने ये पर्टिकुलर केस को देखा और देखते हुए यहाँ पर ये सारे इल्ज़ाम को सही साबित किया। और सारे इल्ज़ाम को सही साबित करते हुए महुआ मोइत्रा हो गई साबित मुजरिम कि भाई ये अनएथिकल कंडक्ट है, ये शोभा नहीं देता किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और दूसरी चीज़, ये तो मैटर हुआ अलग, उसी बिजनेसमैन के साथ में महुआ मोइत्रा ने जो लोकसभा की आईडी है, ठीक है, लोकसभा मेंबर का जो पोर्टल है दोस्तों, और अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड है जो लोकसभा मेंबर्स का जो होता है, वो सब उस व्यक्ति के साथ में शेयर कर दिया। तो दोस्तों इन्हीं केस के अंदर में क्या हुआ, ये इस अनएथिकल कंडक्ट की वजह से महुआ मोइत्रा का जो केस एथिक्स कमेटी के पास में था वो सॉल्व हुआ। एथिक्स कमेटी ने इनकी सदस्यता ख़त्म कर दी है। ठीक है, इनका यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपेल कर दिया गया है हाउस से। अब आगे यहाँ पे कुछ भी मैटर आएंगे तो डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी ये मैटर यहीं पर रोक गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अब आगे आते हैं, उसके बाद में अपने सेशन को समाप्त करने के लिए सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन पहले इसको देख लेते हैं। पूछा गया था आपसे लेटराइट सॉइल को लेकर, बताओ इसको लेकर 4 स्टेटमेंट में है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सी वाला उत्तर सही है, 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि पहला जो लेटराइट सॉइल है ये कलर में रेड कलर की आपको देखने को मिलेगी, और चौथा वाला भी सही है। इस मिट्टी के अंदर में टेपियोका और कैश्यू नट्स बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।